गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आप सब लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हम टीचर्स लोग या आशा, भगवान से प्रेयर यही कर सकते हैं आप लोगों के लिए, और आपको एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तैयारी आप लोगों को ही करनी है, अपने दम पर करनी है। आप यकीन मानिए कि कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा स्कोर करता है, या कोई डल रहता है या कोई मीडियम रहता है, उस सबके रिस्पॉन्सिबल वो बच्चा ही है। क्योंकि शिक्षक अगर एक स्कूल में पढ़ाते हैं और एक क्लास में जा रहे हैं, तो 30 to 40 का अगर रेशो है वहां पर, तो शिक्षक तो सभी को पढ़ा रहे हैं, एक जैसा पढ़ा रहे हैं। अब टीचर के पढ़ाने में कुछ अगर दिक्कत हो, तो या तो सब फेल होना चाहिए, या जो एक पर्टिकुलर बच्चा जो स्कोर कर रहा है, वैसे ही सबको करना चाहिए, है ना? लेकिन फिर भी उस क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करता है, कोई मीडियम करता है, और कोई जीरो पर ही रहता है। इट मीन, इसके पीछे कारण है, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। कारण यह है कि बच्चों की मेहनत है। कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है ना? किसी चैप्टर को टीचर ने समझाया, तो वो ललक के साथ उस चीज को घर जाकर भी पढ़ता है, उस पे सर्चिंग भी करता है। अब देखो, अब सर्चिंग करने मत बैठना, कोई नई चीज सर्च करने नहीं बैठना है अपने को। जो सिलेबस एनसीईआरटी का दिया है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। जैसे 15 जो आ रहा है, 15th ऑफ फेब, 15th ऑफ फेब के दिन क्या हो रहा है? 15 ऑफ फेब के दिन बच्चों का, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, 15th ऑफ फेब, इसके दिन जो हमारे सीबीएसई वाले बच्चे हैं, उनका इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में जो दिए हैं, है ना, पीछे की साइड जो चैप्टर के बाद होते हैं, उसमें से बहुत कम पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए कुछ ना करें, आप पूरी समरी पढ़ लें चैप्टर्स की, है ना? इंग्लिश टू हिंदी बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, आप सबकी समरी पढ़ लें। उसमें कंपेयर करने के लिए भी पूछा जाता है। जैसे कि कंपेयर करने के लिए पूछ सकते हैं, एक लेंचो वाला चैप्टर है, जिसमें लेंचो क्या करता है, भगवान पे बहुत फेथ कर रहा है। और एक पायलट वाला चैप्टर है आपका, एरोप्लेन वाला, उसमें वो पायलट भी क्या कर रहा है, भगवान पर फेथ कर रहा है। तो पूछ सकते हैं कि दोनों के फेथ में क्या डिफरेंस है, आप ये बताएं, या दोनों के फेथ को कंपेयर करके बताएं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, सीबीएसई बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम अदर बोर्ड की बात करें, जैसे एमपी बोर्ड की बात करें, या अदर बोर्ड से, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? जो बुक में दिए है ना, वैसे क्वेश्चन एज इट इज पूछते हैं। 5 to 10% ऐसा होता है जो हमें लगता है कि नहीं यार, थोड़ा डीपली हमें स्टडी करनी थी, है ना? यहाँ आकर थोड़ा जो सीबीएसई का लेवल है, वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी टिप्स उनको देना चाहूंगी जो सीबीएसई इंग्लिश की एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा। आपका 40-60% तो बिल्कुल टेक्स्ट बेस पे आएगा, है ना? एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन आपको सर्चिंग करके लिखना है। बिल्कुल ना घबराए। ये आई थिंक 24 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, है ना? जो आपके लिटरेचर में से पूछे जाते हैं, दोनों बुक के मिलाकर, एक फर्स्ट राइट और सेकंड वाली बुक में से मिलाकर। तो 25 के गेन करने के लिए 24 मार्क्स आपको मिले, 24 मार्क्स मिले, इसके लिए आपको सारी थीम्स पता होनी चाहिए। ठीक, कुछ ना करे, समय अभी भी है। आप थ्योरी पढ़ लें, थ्योरम जो उसकी थीम है उसको समझ लें, और दो चार क्वेश्चन सॉल्व करके देख लें आप। ओसवाल की प्रैक्टिस बुक है, आप उसमें से देख लीजिए। लास्ट ईयर के जो प्रैक्टिस सेट है, आप उसमें से भी करके देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, एग्जाम पेपर की बात कर रही हूँ। और उसके बाद एक ऑल इन वन आती है, आप उसमें से भी ट्राई कर लीजिए। ये सीबीएसई वालों की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, दो चार क्वेश्चन बना के देख लिए बन रहे हैं या नहीं हमसे, है ना बेटा? उसके बाद आप क्या कीजिए, जो अनसीन पैसेज टाइप के हैं, पैसेज हैं, उनको छुटा के देख लीजिए। ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं आप लोगों का। इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आता बहुत लेंदी है, मतलब दिखता है बहुत लेंदी आता है, लेकिन रहता इजी है। थोड़ा सा आप देखें, मशक्कत करें। एक बात और कहना चाह रही हूँ पढ़ाने से पहले, सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है बेटा, कि आपको लग रहा है जैसे कि 27 से भी बच्चों का एग्जाम है। क्योंकि मैं एमपी में हूँ, तो मुझे एमपी बोर्ड का अच्छे से जानकारी कि 27 से बच्चों का एग्जाम है।
बच्चे देखते हैं, जैसे अभी की हम बात करें अगर सीबीएसई की, 15 तारीख से एग्जाम है। बच्चे बोलते हैं अरे यार, आज तो 11 तारीख हो गई, कैसे निकलेगा। आप यकीन मानिए, जो गैपिंग दिया है आपको एग्जाम में, 5 5 डेज का सीबीएसई ने। एमपी बोर्ड में भी अच्छा गैपिंग है, सिर्फ एसएसटी में शायद 2 डेज का है। हाँ, 2 डेज का ही शायद, नहीं कंफर्म है, 2 डेज का ही है। तो एमपी बोर्ड वालों को क्या करना चाहिए, जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए, क्योंकि 2 डेज में तो आपका सिर्फ क्या होगा, अच्छे से रिवीजन ही होगा। क्वेश्चन पढ़ो, एक रफ मतलब रद्दी कॉपी आती है ना, उसको लो। पेपर भी आते हैं 20 रुपए के, बहुत बहुत सारे पेपर आते हैं। क्वेश्चन लर्न करो, अच्छे से लर्न कर लिया, लिखो उसको, लिख के देख लो क्या हमसे बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए बैठते हैं, कॉपी भी पास में रखते हैं। हमने कोई सा आंसर लिखना स्टार्ट किया, अब हमें नहीं आ रहा है, अरे यार ये वर्ड अटक गया, सिर्फ एक वर्ड की बात है। अब कॉपी को उठाते हैं, वर्ड को देखते हैं, कॉपी को फिर से उल्टी रखते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा इमेजिन करें कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हमें पेपर मिल गया, ठीक है। अब उसका आंसर लिखिए, आप उसको कैसे डील कर सकते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं। पेपर अच्छे आते हैं, क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, कोई सा भी बोर्ड हो, सिर्फ उसको डील करना आना चाहिए आंसर को। उसके हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। नहीं बन रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ लिख दें, छोड़े ना उसको, और बिल्कुल बन जाएगा। जब पढ़ा है, साल भर से पढ़ रहे हैं हम, तो क्यों नहीं बनेगा, है ना। मतलब आपका वेटेज ज्यादा तो ज्यादा जो है वो एमसीक्यू, है ना, एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है। 30 to 40% कवरेज तो आपका यहीं पे हो जाता है बेटा। फेल होने के चांसेस तो है ही नहीं। पर पता नहीं आप लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। बहुत फेल होने, जो बच्चे बहुत वीक हैं, फेल होने का तो दिमाग से निकाल दो कि हम फेल हो सकते हैं। 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन उनको डील कर लो आप, बहुत तो इजी है। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, ये जो मैं सैंपल पेपर करवा रही हूँ, 2 पार्ट में होगा, आज आधा करूंगी कल आधा करूंगी, हो सकता है कि 3 पार्ट में भी चला जाए। लेकिन कल ही दोनों अगर ऐसा लगा कि 3 पार्ट की आवश्यकता है, तो दोनों वीडियो में कल ही डाल दूंगी, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, इससे भी हो जाएगा आपका काम। थोड़ा करके तो देखो, करना है नहीं बातें करना है दुनिया भर की इधर उधर की, बस सिर्फ सोचना है कल से पढ़ूंगा, कल तो कभी नहीं आएगा बेटा। जो करना है अभी से करो, आज से करो, कल कहाँ है हमारे पास, है ही नहीं। चलिए, अब अपन चलते हैं, एक सेकेंड, चलिए अब अपन चलते हैं सीरीज की ओर। आप लोगों को जैसा पता है, क्लास 10th का सीरीज चल रहा है, और जो सीरीज का नाम है निर्वाण सीरीज है। बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंतर्गत आप लोगों को करवाए हैं। प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस हैं। कुछ वीडियोस जब मुझे यूज करना नहीं आता था, तो मैंने ऐसे भी डाल रखे हैं यूट्यूब पे, आप चेक करें। नाम आपको पता है चैनल का, एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। आपको नहीं देखना मत देखो, पर शेयर तो करो आपके दोस्तों को, आपके सर्कल में, आपके रिश्तेदारों को, ताकि कोई बच्चा 10th में हो तो वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टीचर को बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है। आइए, तो ये निर्माण सीरीज के अंतर्गत आज से हम जो है मॉडल पेपर, सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे। ये सैंपल पेपर 1 पार्ट फर्स्ट रहेगा आपका, ठीक है। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एसएसटी है। एसएसटी से हम इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जैसा एग्जाम में आता है उस तरीके से मैंने इसे कवर करने की कोशिश की है। चलिए, अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ूं उसके पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में अच्छे से आएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है हर एक एक शब्द को देखो। यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा होगा, जो नेम है, just, जो नेम है ऑटो वन, है ना। नेम आपको दिख रहा होगा, जो नेम है वो ऑटो वन का नाम है, ऑटो वन बिस्मार्क, है ना। कंसिडर्ड एज द चीफ आर्टिस्ट द जर्मन यूनिफिकेशन, मतलब कि उस कारण की आपको पहचान करनी है जहाँ बिस्मार्क को जर्मन एकीकरण का मुख्य वास्तुकार, है ना। जर्मन का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। एकीकरण का क्यों हम बोलते हैं कि जो बिस्मार्क है वो क्या है, वास्तुकार है। क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट।
तो इसमें कुछ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं जो देखो कभी आपने ये चैप्टर मान लो स्किप कर दिया, क्या ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, तो हमें कौन सा स्ट्रॉन्ग कारण दिखता है जिससे कोई सा राष्ट्र क्या हो, एक हो जाए, एकीकृत हो जाए, कुछ तो स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा। तो हम सोचते हैं हमने पढ़ा ही नहीं और हम आ जाते हैं इस पर, किस पर, इसके ऑप्शन पर। पहला है ही जनरेटेड, उसने क्या करा, ऑटोनॉमी पर्सिया कंजर्वेटिव, मतलब कि जो रूढ़िवादिता थी उसके साथ क्या करी, प्रएशिया को क्या दी, स्वायत्तता दी, है ना। फिर हम कर सकते हैं इसका सेकंड, ही एलाइड विद इटली एंड फ्रांस फॉर यूनिफिकेशन प्रोसेस, मतलब कि उन्होंने एकीकरण प्रक्रिया को इटली और फ्रांस के साथ क्या करा, गठबंधन करा। थर्ड है ही क्राइड आउट नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, है ना, विद द आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी, जहां पर भी ब्यूरोक्रेसी की बात आती है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, दमदार पॉइंट हो जाता है। मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा उन्होंने सेना और जो नौकरीशाह थे उनके साथ मिलकर क्या किया, राष्ट्र का निर्माण किया। सेना के साथ मिलकर और जो नौकरी कर रहे थे उनके साथ मिलकर। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये ऑप्शन एमपी बोर्ड वालों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में भी पूछा गया है, तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इसे पढ़ें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी देखो किसी भी चीज पढ़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जिक्र हो रहा है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जब जिक्र हो गया, इस क्वेश्चन को तो मैं बाद में पढ़ूंगी, लेकिन जैसे ही मैं आपको पढ़ने का बहुत अच्छा सटीक तरीका बता रही हूँ, महात्मा गांधी आए, ये महात्मा गांधी आपके सिलेबस में भी है, आपने लिख लिया महात्मा गांधी, इनका नेम लिखिए। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये देखो कि भारत रिटर्न कब आए, है ना, तो 1915 में ये भारत आए। ठीक है, 1915 में भारत आए और शायद 1917 से, ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, 1917 से इन्होंने भारत में आके बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे खेड़ा सत्याग्रह, है ना, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, कॉन्फिडेंशियल जो है उसकी बात कर रही हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे इन्होंने क्या किए, एक असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, सारे मूवमेंट आप एक साथ लिख लीजिए। एक आपका दांडी मार्च वाला है, उनके सारे आप लिख लीजिए कि इतने इतने इन्होंने क्या किए, मूवमेंट किए, मतलब इतने सारे इन्होंने क्या किए, या तो स्ट्रगल्स है या मूवमेंट है ना, या एज ए फ्रीडम फाइटर, जो भी जितने भी मूवमेंट्स है आप सबको साथ में लिख लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको ईयर याद हो जाएगा। कभी पूछ लिया गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह के बारे में या आंदोलन के बारे में या मूवमेंट के बारे में लिखिए, तो आपको तो पता है। ये तरीका सबसे सॉलिड है। लिखते समय ऐसा भी तो हो सकता है कोई सा आपको याद नहीं आ रहा हो, तो आप तुरंत कॉपी खोलेंगे और देखेंगे कि अच्छा ये वाला मोमेंट अब तब हुआ था, तो आप तुरंत लिखिए। ये जो माइंड में इस समय छपेगा वो कभी भी नहीं छपेगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करें, लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी had come from South Africa, where he had successfully fought the Ricketts with a novel method of mass exhibition, सॉरी एजिटेशन, ओके, मुकाबला है ना। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, जहां उन्होंने जन आंदोलन की एक नई विधि के साथ क्या करा, नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। तो कब आए थे, मैंने अभी आपको बताया, जनवरी 1915, जनवरी 1915। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, समय थोड़ा सा ज्यादा लेगा, समझाना पड़ेगा, तो इसको अभी अपन पोस्टपोन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, मैच करना है। ये कॉलम ए है ब्लैक सॉइल, आपके ऑलिवल सॉइल, आपके रेड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ये इसके क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, है ना। आपको क्या करना है, मिलाना है। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको जब
पढ़ाया था सीरीज में, तो मैंने आपको बताया था जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन के अंतर्गत जो ब्लैक सॉइल है वो आपकी कहाँ पाई जाएगी? महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर मैंने यहाँ ऑप्शन भी लिख दिया है ना, यहाँ पे इसका यहीं पर आंसर भी लिख दिया है। सेकंड का क्या बता रहा है आपको? ये होती है आपकी नॉर्थर्न प्लेस में। थर्ड का आपका अर्ली सॉइल होगी वेस्टर्न, और जो फॉरेस्ट सॉइल होगी वो आपका हिमालय रीजन में है ना। फॉरेस्ट से पता चल रहा है आपका जंगल टाइप का, तो ये आपकी हिमालयन रीजन में होगी। दो एक एक दो भी आपको अगर याद है, जैसे आपको पता है कि ब्लैक सॉइल है भैया, तो ये महाराष्ट्र में है, ये आपको पता चल गया है ना। उसके बाद आपको फॉरेस्ट सॉइल का भी पता है, तो फिर तो आप बना भी ले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में भी दिए होते हैं। एलिमिनेशन मेथड मतलब हटाने वाली मेथड से भी आप कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन विच स्टेट, अभी आपको जैसा मैंने बताया, इन विच स्टेट ब्लैक सॉइल मेनली फाउंड, है ना। ब्लैक सॉइल मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? चारों राज्य आपको दिए हुए हैं, और ये जो चारों नाम आपको दिए गए हैं, इनमें से जो मुख्यतः ब्लैक सॉइल होती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। चलिए, अभी बताया जैसे मैंने आपको, तो आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा है ये। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब स्टार्ट किया गया? तो ये जो स्टार्ट किया गया ये 1973, है ना। 1 अप्रैल 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी इंडिया में शुरुआत हुई। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया टाइगर को सेव करने के लिए, है ना। इधर उधर से भी टाइगर लाए गए, दूसरे देशों से भी, ताकि टाइगर की क्या हो, यहाँ पर संख्या बढ़े, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया 1973। अगर डेट पूछे तो इसकी 1 अप्रैल इसकी डेट है। अंडरस्टूड व्हाट आई से? चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम दसों बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। और जो कैपिटल ऑफ आपकी बेल्जियम है वो आपकी है ब्रुसेल्स, है ना, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स इसका सही ऑप्शन है। सेवंथ का जो क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी, ये आपकी ब्रुसेल्स है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Which one of the following industries manufactures telephone, computer, etc? ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी बन जाएगा। थोड़ा बहुत बस ध्यान होना चाहिए। जैसे हम सूचना प्रौद्योगिकी में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग होती है। फिर उसके बाद आप देखिए, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम लाने में हम एल्यूमिनियम से रिगार्डिंग काम करते हैं, इस्पात में हम स्टील रिगार्डिंग। और ये सब ये जो आपको दिए हैं, टेलीफोन कंप्यूटर, है ना, टेलीफोन कंप्यूटर, ये किसके हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया? तो ये किया 1797 में। 1797 में नेपोलियन ने इटली पर क्या किया? आक्रमण किया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है गांधी इरविन फैक्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, उस दौरान इरविन ने कहा, गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसमें हमारे गांधी जी क्या हुए थे? लंदन गए थे, वहीं पर चल रहा था, है ना। तो गांधी जी देखो, 3 आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। एक हुआ था 1930, जस्ट वेट, एक हुआ था आपका 1930, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 1930, एक हुआ था 1931, और एक हुआ था आपका 1932। टोटल कितने हुए थे? 3 हुए थे। कभी पूछ ले तो ध्यान रखना। मात्र एक अपने गांधी जी एक ही कॉन्फ्रेंस में गए थे, वो 1931 वाले में गए थे। और वह व्यक्ति जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में भाग लिया,
तीनों कॉन्फ्रेंस का में पार्टिसिपेट किया, वो आपके भीमराव जी अंबेडकर थे, जो कि तीनों कॉन्फ्रेंस में गए थे। अब ये पूछ रहा है गांधी गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, समझौता कब हुआ? तो ये जो समझौता हुआ, ये 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को ये पैक्ट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइन फैक्ट में भी आ सकता है। चलिए, याद रखिए डेट आपको। ऐसा नहीं सोचना है कि एमसीक्यू दे दिया तो एमसीक्यू देख के याद कर लेंगे ना। ऐसी गलती ना करना बाबा, है ना, क्योंकि वन वर्ड्स का भी प्रावधान है आपके एग्जाम में, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन लिखने में भी मदद करते हैं छोटे छोटे वन लाइन फैक्ट, अगर आपको याद है तो। चलिए, दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, जस्ट वेट। फिल इन द ब्लैंक्स की ओर हम आते हैं। तो banks charge a higher interest rate on loan than what the offer on। मतलब बैंक जो ऋण पर अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, किस चीज पर अधिक ब्याज वसूलते हैं वो? तो आपके डिपॉजिट पर, है ना। हिंदी में इसे निक्षेप भी कहते हैं। चलिए, द लार्ज कंपनीज कॉल्ड, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, हम उसे बोलते हैं मल्टीनेशंस कंपनी, है ना। इनकी कुछ टर्नओवर, मतलब कोई कंपनी मल्टीनेशंस कैसे कहलाएगी? उसमें बेटा पूरी टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं कि इतने एम्प्लॉय का रोजगार चलना चाहिए, उस कंपनी का टर्नओवर इतना होना चाहिए, उस कंपनी का प्रॉफिट इतना होना चाहिए, कुछ शर्तें हैं। ये आप एक लोकल लेवल में समझ लें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीनेशंस कंपनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अफ्रीका इन द 1890 सेंचुरी फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज, एक डिसीज हुई थी, बीमारी हुई थी रिंडर पेस्ट के नाम की। रिंडर पेस्ट जो मतलब बीमारी है, ये जानवरों में पाई जाती है अधिकतर। तो ये 1890 के दशक में कहाँ हुई थी ज्यादा? तो ये अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, इस बीमारी का नाम आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्शिप ऑफ नेचर इज एन एज ओल्ड ट्राइब बिलीव, है ना। क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है ना। क्वेश्चन क्या है कि पूजा एक सदियों पुरानी ट्राइबल की मान्यता है। तो किसकी पूजा मान्यता है? तो ये जो पूजा है, ये प्रकृति, नेचर की मान्यता है। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड, जो औसत आय है उसे हम क्या कहते हैं? पर कैपिटल इनकम, है ना, या प्रति व्यक्ति आय। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टर्सरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, बहुत बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि जो तृतीयक क्षेत्र है आपका, उसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। टर्सरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कम से कम मैं आपको 50 बार बता चुकी हूँ, फिर भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। रट लो, दिमाग में बिठा लो कि जो टर्सरी सेक्टर है उसको हम क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जैसे बीमा, पॉलिसी, ये सब सर्विस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही, आपको क्या करना है? सही युग्मों का मिलान करना है। मैंने क्वेश्चन को सही, मतलब ये जो क्वेश्चन है, मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ, ये सही ऑप्शन है पूरे, है ना। उलटफेर में थे तो मैंने इनको सिस्टमेटिकली जमा लिया। तो जो जेम्स वॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, किसी भी फॉर्म में पूछ ले, वो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। जेम्स वॉट, तो ये स्टीम इंजन, भाप इंजन, फिर यूनियन लिस्ट, इसमें क्या है? डिफेंस। देखो, 3 तरह की लिस्ट होती है ना। हिंदी में जैसे संघ सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, 3 तरह की सूची होती है। मतलब स्टेट की अलग होती है, यूनियन की अलग होती है। और जो दोनों, जैसे कि डिफेंस, डिफेंस मतलब रक्षा, रक्षा किसका मामला? रक्षा कौन देखेगी? हमारी केंद्र सरकार, हमारी यूनियन, यूनियन में डाल रखा है ना। ऐसी पंचायतें वगैरह छोटी मोटी जो चीजें हैं, मतलब बड़ी भी चीजें हैं, लेकिन वो किस में है? राज्य में है। ऐसे तीनों चीजें बटी हुई है कि कौन सा सर्विस कौन से सेक्टर में आएगा, समवर्ती में आएगा, यूनियन में आएगा, स्टेट में आएगा। तो आप अभी ये समझ लें कि जो यूनियन लिस्ट है वो डिफेंस, है ना। जो डिफेंस है, रक्षा किसका विषय है? यूनियन लिस्ट का।
मतलब यूनियन लिस्ट जो जारी हुई है उसमें डिफेंस भी आ गया। रक्षा का कामकाज कौन देखेगी? हमारी यूनियन। फिर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। उसके बाद आपका आर्टिफिशियल पोर्ट चेन्नई में है। देन आपका डिफेंस ऑफ नेपोलियन सॉरी डिफेक्ट ऑफ नेपोलियन, ये आपका है 1815। फिर रोलर एक्ट, बहुत अच्छे से आप परिचित हैं, 1919 रोलर एक्ट, जलियांवाला कांड, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना। और इसकी आप लोग, जैसे मैं बोल रही हूँ जलियांवाला, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कब हुआ। दांडी मार्च तुरंत आपको आना चाहिए दिमाग में कब हुआ, है ना। आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुए, ये सब दिमाग में घर करना चाहिए। जैसे ही बोल रही हूँ सन को दिमाग में बिठाओ। नहीं आ रहा है तो कॉपी खोल के चेक करो। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू एंड फॉल्स, है ना, सही गलत आपको इसमें बताना है। खलीफा मूवमेंट लॉन्च्ड कब हुआ? 1923, 1923 में नहीं हुआ, है ना, तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स है, गलत है। फिर द इंटरनेशनल मार्केट फाइन टेक्सटाइल्स, है ना, डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक वस्त्रों के लिए चिन्हित अंतरराष्ट्रीय पर भारत का प्रभुत्व था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सब गड़बड़ घोटाला 18वीं शताब्दी के बाद ही हुआ है ना। फिर इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन हैव वन वोट राइट, क्या लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है? तो बिल्कुल है, जो 18 साल की आयु से वोट देने का हमें अधिकार प्राप्त है। 61 अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके पहले क्या होता था बेटा? इसके पहले हम जो वोट देने की उम्र थी वो 21 थी। इस अमेंडमेंट के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट की उम्र को घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हरियाणा स्टेट हैज हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम, हो ही नहीं सकता। हरियाणा में तो लिंग भेद भी बहुत है ना, पढ़ाई में भी पीछे है इसकी जो रैंकिंग है। तो हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, गलत है ना। फिर मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 में ये पास हुआ था। अच्छा लिखा है, was passed in the year 2005, बिल्कुल सही है, ट्रू है। मनरेगा का क्वेश्चन भी है, उसे भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजगार के रिगार्डिंग ये एक्ट है, ग्रामीण क्षेत्र पर लागू है, पढ़ लीजिएगा आप इसको। फिर कोलकाता इज अ सी पोर्ट, सही है, कोलकाता एक समुद्री बंदरगाह है, सत्य है। देखिए, कभी कुछ ऐसा स्टेट पूछ ले कि मान लो ऐसा बोल दे कि मध्य प्रदेश में क्या पोर्ट है, बंदरगाह है, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? भूमि से, समुद्र है नहीं। तो जो समुद्र तट के राज्य है उसमें ये मिल जाएंगे आपको, है ना, जो समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य होते हैं हमारे, तो जैसे चेन्नई हो गया, समुद्र आना चाहिए, गोवा है, वहां पोर्ट की संभावना है। मध्य प्रदेश में कहाँ से पोर्ट आएगा भाई, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मतलब सही गलत हमें नहीं बन रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा कुल मिला के कहना चाह रही हूँ। वन लाइन फैक्ट है आपके, आंसर देना है आपको किस में, वन सेंटेंस में या फिर वन वर्ड में। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार पढ़ाया है कि सोशल डिवीजन का क्या आधार है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है ना, सोशल एंड कल्चर, है ना, डाइवर्सिटीज, है ना। जैसे कि मान लो कोई लुंगी पहन के अपने इधर आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे? आप साउथ से आए हो क्या? तुरंत बता दिया उसका पहनावा देख के, उसकी बोली देखकर, उसकी वेशभूषा देखकर। तो सामाजिक सांस्कृतिक और विविधता ही क्या है? सामाजिक विभाजन का मुख्य मुद्दा है, कारण है। नेम एनी टू कंट्रीज वेयर देयर देयर इज स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, मतलब कि कोई दो देश बताइए जहां पर क्या है? मजबूत लोकतंत्र है। तो बहुत अच्छे से मैं कहूंगी हमारा इंडिया, है ना, जिसपे हमें गर्व है, हमारा भारत और जर्मनी, ये दोनों एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है? एक मजबूत लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, प्रजा का शासन है, राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। जैसे कोई सी भी सरकार हम बना सकते हैं,
ये लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का क्या है, पावर है। ठीक है। ये जो सीरीज आपको दिख रही है, मैंने दोनों मीडियम में बनाई है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। दोनों मीडियम के विद्यार्थी, स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। अच्छी लग रही है तो लाइक करें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड, ए जनरल गवर्नमेंट फॉर्मेट द होल कंट्री इज कॉल्ड, है ना। पूरे देश के लिए एक गठित सरकार को हम क्या कहते हैं? तो हम क्या बोलते हैं, संघ सरकार या केंद्र की सरकार, है ना। जो केंद्र में सरकार होगी वही पावर में होगा। तो केंद्र की सरकार या फिर हम संघ की, दोनों बोल सकते हैं, या तो यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज बेस्ट ऑफ मेंटेनिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए शासन की कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी है? तो वही लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम, a government formed by alliance of two or more politic parties is called, है ना। तो उसको हम बोलते हैं कॉलिजन, कॉलिजन गवर्नमेंट, मतलब कि गठबंधन की सरकार। जब एक सरकार, एक पार्टी अपना बहुमत साबित नहीं कर पा रही है लोकसभा में, विधानसभा में, तो दूसरी पार्टी को भी मिला लेती है ताकि उसकी सीटें बढ़ जाएं। सीटें बढ़ेंगी तो ही उनकी सरकार बनेगी। तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा बनाई गई सरकार को हम क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। देखो, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पड़ा हुआ ही है। जो आसपास घटनाएं घट रही है, जैसे दिल्ली में अभी क्या हुए, इलेक्शन हुए, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम इंस्टा चलाएंगे, हम रील्स बनाएंगे, हम रील्स देखेंगे। समय कहाँ है हमारे पास, समय तो उधर जा रहा है ना। इन चीजों को देखो, काम आएगी आपके। चलिए, फिर है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड बाय विच पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटी, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास करना है। ग्रामीण क्षेत्रों से अब शहरों की ओर जा रहे हैं, जा तो भारत में ही रहे, अंदर के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आंतरिक प्रवास या इंटर माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो अब जस्ट वेट थोड़ा सा। ओके, क्षमा चाहूंगी। यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स की प्रोसेस है, इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज जितना भी पढ़ा दिया है अच्छे से पढ़ ले। अदर सब्जेक्ट पे कमांड रखे। मैथ्स के भी छोटे छोटे से क्वेश्चन के जो वीडियोस हैं, मतलब क्वेश्चन जो है उनके छोटे छोटे वीडियोस भी मैं आप लोगों को डेली दे रही हूँ। ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें बेटा। समय बिल्कुल भी नहीं है, इतना सा भी समय ना गवाए। माइंड फ्रेश करने के लिए 4 to 5 मिनट्स आप गाने सुन ले, घूम फिर ले। पर ध्यान रखे, वो 4 to 5 मिनट्स 15 20 25 मिनट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। जितना समय रेस्ट के लिए डिसाइड किया है, यू टेक अ रेस्ट, है ना। आपको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। समय नहीं है, 1 महीने बाद खूब इंजॉय कीजिएगा, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन 1 महीने तक दिलो जान से पढ़ाई कर लो। क्योंकि अगर 1 महीने के बाद रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया और आपके पड़ोसी को भी पता है कि यार रिजल्ट डगमडोल है, तो जानबूझ के पूछेगा वो आपसे। क्या आप उस स्थिति को फेस करना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में जाना चाह रहे हैं? मैं बार बार बोल रही हूँ, खूब मेहनत करो, बहुत समय है, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो पा रहा, तो मेरा कांटेक्ट नंबर है आपके पास। कांटेक्ट नंबर 9516330732। फोन नहीं उठा रही हूँ तो आप व्हाट्सअप कर दें। ठीक है। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।